हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग केंद्रीय बल के अधीन कोई अगर कण गति कर रहा हो तो उसकी गति के समीकरण तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अगर अंडर द सेंट्रल फोर्स अगर मोशन कर रहा है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर लिए थे। अब जो पार्टिकल है उसका जो पथ होता है, उसका जो पाथ होता है, उसका हमारे को इक्वेशन पता करना है। पाथ का इक्वेशन पता करना, पथ का समीकरण निकालना है। तो पथ का समीकरण, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, ये टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल के अधीन कोई कण गति कर रहा है तो उसके गति के समीकरण नहीं, उसके पथ का समीकरण। गति के समीकरण पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पथ का समीकरण कैलकुलेट करना है। तो लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो पहले। माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है। माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, let a particle of mass m is moving under the central force, is moving under the central force, then the equation of motion, then the equation of motion of the particle will be, then the equation of motion of the particle will be। तो कण की गति का समीकरण निम्न प्रकार हो। अभी गति का लिख रहा हूं मैं। गति का समीकरण जो था, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। वो होता था, उसका एक पार्ट जो होता था एफ आर, वो होता था इस तरीके से। ये था, ये गति का समीकरण था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन था। एक और इक्वेशन था, लेकिन मैं अभी एक की बात कर रहा हूं। इस एक की हेल्प से मैं पाथ का इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा, पथ का समीकरण निकालूंगा। ये तो मुझे पता है। अब देखो, इसी से मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूं। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 कर देता हूं एक बार। मुझे एक चीज पता है, सिंस कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है, जे होता है आई ओमेगा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई को लिखते हैं एम आर स्क्वायर और ओमेगा को लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, लिखते हैं ना। तो जो डी थीटा बाई डी टी है, इसको मैं लिख सकता हूँ जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं काम करता हूँ, ये जो है डी थीटा बाई डी टी जो है, इधर जो है जे अपॉन एम आर स्क्वायर, इधर डी थीटा अपॉन डी थीटा। डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या होगा? 1 होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये क्यों किया, अभी समझना इस बात को। इधर मैं ऐसे लिखूं डी थीटा बाई डी टी, इधर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, इधर भी थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो थीटा को थीटा से रिमूव कर दूं, जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा बच गया। मतलब यहां पर ये एक ऑपरेटर हो गया, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब संकारक, इसको अवकल संकारक बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये देखो, टाइम में अगर डिफरेंशिएशन करना हो और थीटा में डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो दोनों में रिलेशन क्या है, ये यहां से दिखता है। तो इसको बोलते हैं अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक है, अवकल संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, आई बात समझ। अब देखो,
मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ d/dt मतलब इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। तो देखना, ये बाहर वाला d/dt को तो ऐसे ही रहने दिया, अंदर वाला जो है d/dt इसका वैल्यू ये पुट कर दिया j/mr² d/d थीटा। मतलब कुल मिला के बात ऐसा है कि मैंने दोनों तरफ d/dt अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वाला जो है ये तो हो गया d² d2/dt, और ये जो है इस बाहर वाले का भी वैल्यू मैं रखूँ j/mr² d/d थीटा j/mr² d/d थीटा। राइट, आगे चले। इसमें देखो ये है d2/dt², इसमें देखो j तो कांस्टेंट होता है, तो j को तो मैं बाहर ले आऊं तो ये तो j² हो गया, m भी कांस्टेंट है तो m को बाहर ले आऊं m² हो गया, r कांस्टेंट नहीं है तो r को बाहर नहीं ले सकता मैं, तो ये अंदर बच गया 1/r² d/d थीटा, ये मिल गया मुझे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, ये कर क्या रहा हूं मैं, इस बात को समझना। मैंने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, मेरे को क्या करना है, पथ का समीकरण कैलकुलेट करना, इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करना है, और मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया इसको, जो गति का समीकरण था वो यूज करते हुए ये यहां से चालू किया मैंने, फिर यहां से मैं जे को यूज करते हुए कुछ अलग जगह पे पहुंच गया। मैं यहां पे ये चाह रहा हूं कि मैं जो ये है d/dt का वैल्यू तो ये पुट करूंगा j/mr²। दूसरा, ये जो d²r/dt² है ना, ये मतलब r का 2 बार डिफरेंशिएशन करके ये भी पुट करना है मुझे, तो r का 2 बार डिफरेंशिएशन करके लेके आऊंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं r पे ऑपरेट करा रहा हूं, इसको r पे ऑपरेट करा रहा हूं, मतलब दोनों तरफ मैं r लिखूंगा। उपरोक्त संकारक को r पर संक्रिय कराने पर ऑपरेटिंग द अबव ऑपरेटर ऑन r, मतलब r पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, r का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यहां पे, तो दोनों तरफ r लग जाएगा, यहां पे भी r आ जाएगा, j²/m² r² d/d थीटा, और अंदर आ जाएगा 1/r² dr/d थीटा। ये मिल गया, ये आ गया भैया, ये मिला। तो ये मेरे पास में ये आ गया। अब समझना इस चीज को आगे, इसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे देखो, d/d थीटा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं 1/r का, 1/r का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा -1/r², ये तो 1/r का हो गया, फिर r का करूंगा तो dr/d थीटा, ये मिलेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/r² dr/d थीटा, और ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को इधर लिख दूँ -d/d थीटा 1/r। कर सकता हूँ ऐसा, कर तो सकता हूँ। तो ये वाला वैल्यू देखो इसके अंदर है, इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी इक्वेशन नंबर कहीं हुआ था क्या, इक्वेशन नंबर कहीं लिखा था, 2 लिखा था इक्वेशन नंबर 2 किया था, ये 3 कर दो और ये 4 कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से 4 का वैल्यू 3 में पुट करेंगे, बाई 3 एंड 4, बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। देखो d²r/dt² इक्वल टू j² बाई m² r² d/d थीटा,
और ये जो है 1/r² dr/dt, इसका डी थीटा, इसका वैल्यू ये आ जाएगा माइनस d/d थीटा 1/r, और माइनस है, माइनस को लिख दिया बाहर। ठीक है, ये है। अब देखो इसको, d² r/dt², ये आ गया नेगेटिव j²/m²r², और ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसका, 1/r का। ये मिला मुझे। इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर 5। मैं यही तो बोल रहा था कि r का 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ये अवकलज कैलकुलेट करके लाना था। ये वाला वैल्यू वहाँ पे पुट करना है मुझे इक्वेशन नंबर 1 में। ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है मुझे। एक तो ये इसका वैल्यू, एक ये d θ/dt का j/mr², ये भी पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 से और 5 से 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 एंड 5 से, समीकरण 2 और 5 से, समीकरण 2 व 5 से 1 में मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 5 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 और 5 से वैल्यू 1 में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 में पुट करेंगे तो f वेक्टर जो है वो आएगा m d² r/dt² था, तो d²r/dt² का वैल्यू है ये माइनस j², इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लो। एक तो ये है पहला टर्म, तो दूसरा टर्म में माइनस r और d θ/dt है ना, उसका स्क्वायर है। तो d θ/dt का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में था, वो था j/mr², अरे j = mr², हाँ तो j/mr² था, ये था, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं है इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1। ये एक तो ये इसका j/mr² यहाँ पे पुट किया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या मिलता है अपने को, ये जो फोर्स है ये r का फंक्शन है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स r पे डिपेंड करता है, केंद्रीय बल। तो ये देखो ये आया m नेगेटिव, तो दोनों तरफ से बाहर ले लूँ क्या, दोनों तरफ से नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ, m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा j² mr² d²/d θ² 1/r, और ये आया माइनस j²/m² आएगा, इस m अंदर आएगा तो एक m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बचेगा, और r⁴ आएगा, तो एक r से कैंसिल r⁴ बचेगा। ये नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव दोनों का बाहर ले लिया तो पॉजिटिव हो गया ये। इसमें देखो, इसमें f(r) आया, इन दोनों में से नेगेटिव तो बाहर आएगा, j² भी बाहर ले लूँ, और mr² ये दोनों ही बाहर ले लिए मैंने, तो ये बचा d²/d θ² 1/r, और इसमें बचा j² चला गया, m भी चला गया, r² बचा, 1/r बचा। और ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैं इधर लिख देता हूँ, ये लो। अब देखो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अलग वे में करते हैं इसको। 1/r जो है, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है j²/mr² d²/d θ², इसको इधर लिख देता हूँ मैं, प्लस 1/r इक्वल्स टू माइनस FR।
ये है पथ का समीकरण, ये क्या है, पथ का समीकरण है। लेकिन इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है ऐसे, ये पथ का समीकरण, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 1/r को u लिख लो, स्मॉल u से लिख देते हैं, मतलब ये लिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ये हो जाएगा j² और 1/r² है तो u² हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंदर d²/d θ² और डिफ्रेंशिएशन u का, प्लस u इक्वल टू माइनस f r का 1/u हो जाएगा, ये 1/u, ये मिल गया। ये बोल लो या ये क्या है, पथ का समीकरण है, ये पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये दोनों एक ही चीज है, ये भी और ये भी दोनों एक ही बात है। एग्जाम में कई बार ये दे देता है या ये दे देता है और बोल देता है इसको डिराइव करो, इसकी व्युत्पत्ति करो, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये है क्या, ठीक है। ये हो गया। देखो इस ये चैप्टर में ऑलमोस्ट जो सारे डेरिवेशंस है थोड़े लेंदी डेरिवेशन है और उनमें टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको कर नहीं पाओगे। लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, या मुझे किस तरीके का आंसर लेके आना, तो मैं किस तरीके का मेथड यूज करूं। अदरवाइज आप ऐसे सोचोगे ना कि ये तो सोचते रहोगे, याद करने की कोशिश करोगे, कभी नहीं होगा। ये बात मान लो कि इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस है वो आपको प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके याद हो पाएंगे, तभी जाके आपको लॉजिकली समझ में आएंगे। अदरवाइज आप 2-3 स्टेप लिखोगे फिर भूल जाओगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा मुझे इस टाइप का आंसर चाहिए, इसका मतलब मैं किस टाइप का लॉजिक लगाऊं, किस टाइप का जुगाड़ बनाऊं, और उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप चलते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसका पाथ का इक्वेशन, पथ का समीकरण ये हो गया है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा और बचा है, 4-5 लेक्चर्स में, मतलब 5-7 लेक्चर और लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछे, कॉल करें, मैसेज करें या ऐप के थ्रू पूछे, मेरे नंबर तो होंगे आपके पास में। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है, और पढ़ते रहिए। ओके।